સુરતના હોડી બંગલા ખાતે આવેલા કોહિનૂર પ્લાઝામાં ઉમેદવાર વસીમ કુરેશીના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન થયું હતું। આ પ્રસંગે વારીસ પઠાણે કહ્યું હતું કે ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા વર્ષોથી ગુજરાતમાં શાસન કરવામાં આવી રહ્યું છે। કોંગ્રેસે 30 વર્ષ અને ભાજપે 27 વર્ષ શાસન કર્યું છે, તેમ છતાં કોઈ જ વિકાસના કામો થયા નથી, જેથી અમે અમારા એજન્ડા અને પ્લાન સાથે આવ્યા છીએ। અમારી પાસે રોડ મેપ છે અને લોકો અમને સ્વીકારશે અને તક આપશે એવી પૂરી આશા છે। गारंटी तो उन्होंने दिल्ली के अंदर दिया था बत्ती की, सबको फ्री में देंगे, मगर अभी आपने देखा नया उन्होंने फॉर्म निकाल दिया कि जिसको चाहिए फ्री वो फॉर्म भरो। गारंटी किस चीज से दे सकते हैं? आपको हमको पता नहीं कल क्या होने वाला है, आप हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं, तो गारंटी का तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। मजलिस का काम ही उसकी पहचान है। हमारे पास एजेंडा है कि हमको सूरत के लिए क्या करना है, हमको गुजरात में मुख्तलिफ जगहों पे क्या क्या करना है। हमारी भी टीम ने सर्वे किया है कि किस जगह पे किस काम की ज़्यादा ज़रूरत है, हमको पता है। तो हम यही एजेंडा लेके पब्लिक के सामने जा रहे हैं कि अगर पब्लिक हमको मोहब्बत से नवाजेगी, वोट देगी, तो क्यों तो हम उनको बता रहे हैं हम ये करने वाले। आज मुझे बताइए सूरत के अंदर कौन सी ऐसी उर्दू स्कूल है जो 8वीं क्लास से ऊपर जाती है? एक भी नहीं है। 8वीं तक सिर्फ स्कूल है। उर्दू की तालीम लेने का क्या अधिकार नहीं है? उर्दू सिर्फ मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है। हर आदमी उर्दू के अंदर बड़े बड़े शेर व शायर निकले जो नॉन मुस्लिम थे। 8वीं तक है। सूरत शहर में मुझे बताओ कौन सा बड़ा हॉस्पिटल बनाया है लोगों ने? 27 साल से है ना, 1-2 साल नहीं। और ब्यूटी ये बात की है कि 27 साल से भाजपा सरकार में, उसके पहले 30 साल से ज़्यादा कांग्रेस सरकार में सत्ता में थी। दोनों ने क्या क्या सूरत के लिए, गुजरात के लिए। तो हम चाहते हैं कि जब आपने 30 से ज़्यादा साल उनको चांस दिया, 27 साल से ज़्यादा बीजेपी को चांस दे दिया आपने, एक 5 साल ओवैसी साहब को चांस दे के देखो ना। एक 5 साल जो असद ओवैसी साहब आपके सामने बात कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा भरोसा रखिए उन पे। एक बार अपनी मोहब्बत से, दुआओं से, वोट से नवाजिए। एक मरतबा हमको भी चांस दीजिए, हमारा तो अधिकार है ना। हर इंसान को आपने टेस्ट किया। एक मरतबा असद ओवैसी साहब को मौका दीजिए। देखिए, आप खुद आप देखेंगे कि किस तरह से गुजरात के अंदर विकास होता है, किस तरह से गुजरात के लोगों को भी आगे बढ़ने का हम मौका देंगे। कि जब से मैंने होश संभाला है साहब, आप मेरे से सीनियर हो, मैंने इतनी नफरत की राजनीति पूरे देश में कभी नहीं देखी। ये भाजपा ने इतना नफरत फैला दिया है मुसलमानों के प्रति हर चीज में। अरे अब तक तो हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब तो रोटी पराठे को भी बांट दिया। पराठे पे जीएसटी लगा दिया, रोटी को अलग कर दिया। तो इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान करके पोलराइजेशन पे होती है। डिविजिव पॉलिटिक्स करना, मुसलमानों को डराना, धमकाना, बेइज्जत करना, इसके सिवा इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना इनको। लेकिन जनता समझदार है। देश की जनता चाहती है विकास। देश की जनता को इतने सालों से आपने देखा है। अब पूछो ना लोगों को 27 साल में आपको क्या मिला, आपको जवाब मिलेगा। और हम चाहते हैं एक मौका हमको दो, फिर देखो हम काम करेंगे। काम करने का मौका तो देना चाहिए ना हर इंसान। ये मुद्दा लेके हम गुजरात में आए। ये पूर्व की सीट है, वहाँ अभी तो मैं बोल चुका, सूरत के दौरे पे आए। बिल्कुल आज हमारा सूरत के अंदर चुनाव है। अभी डिक्लेयर करने वाले थे इलेक्शन कमीशन 2 दिन पहले, मगर उन्होंने हिमाचल का डिक्लेयर कर दिया। सूरत का, गुजरात का बोले दिवाली के बाद डिक्लेयर करेंगे। मगर हम तो यहाँ काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ का पार्टी का ऑफिस ओपनिंग भी हुआ है। ओपनिंग की अभी शाम को जलसा करेंगे इंशाल्लाह। आप सब आइए, जलसे के अंदर अपनी बात रखेंगे। और सूरत में चुनाव लड़ने वाली है पार्टी इस टाइम, फर्स्ट टाइम। और हमको यकीन है कि लोग हमको अपनी दुआओं से, मोहब्बत से नवाजेंगे। और इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में अच्छी रीत से वोट हासिल करेगी और इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। ये अभी तक तो डिसाइड किया नहीं है। मेरे सूरत के, गुजरात के जो प्रेसिडेंट है साबिर काबलियावाला साहब, ये है, असद ओवैसी साहब है पार्टी प्रेसिडेंट, सब मिलकर डिसाइड करेंगे। मगर अच्छी तादाद में लड़ेंगे इसमें। न्यू पार्टी को क्या मैसेज रहेगा शॉर्ट में? दूसरी पार्टियों को क्या मैसेज रहेगा? इतने साल आपने राज किया मगर किसी का काम हुआ नहीं है। एक मरतबा हमको मौका देना, काम करके दिखाएंगे। अवर वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी, हमारा मोटो है। और मुझे यकीन है कि देश की जनता और ख़ास तौर से इस वक्त गुजरात की जनता असद ओवैसी साहब की तरफ देख रही है कि हाँ, ये एक मसीहा टाइप है जो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, काम करने में यकीन रखते हैं। और एक पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी, और यकीन है उनको कि अगर हम इनको जिताएंगे, इनके उम्मीदवारों को जिताएंगे,
तो वाकई में गुजरात के अंदर जो इतने वर्षों से बदलाव नहीं आया वो बदलाव देखने को मिलेगा जनता। हम लड़े थे पहली मर्तबा गुजरात में चुनाव लास्ट कॉरपोरेशन का होगी, सूरत से हम नहीं लड़े कि हम दिन कम थे। 40 दिन के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 38 कैंडिडेटों को मुख्तलिफ जगह से ठहराया, जिसमें 23 कैंडिडेट जीत के आए। इसमें हमारे 6 के करीब नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीते। सूरत से हम नहीं लड़ सके, वक्त कम था। फिर भी सूरत में बीजेपी क्यों जीती? यहाँ तो कांग्रेस था, आम आदमी पार्टी था। तो ये साफ बात आपके सवाल का जवाब है कि बी टीम कौन है, और हमको जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसका भी पूरा पब्लिक के सामने आ गया कि कोई इल्ज़ाम नहीं है। जहाँ हम नहीं लड़ते वहाँ भी बीजेपी जीत जाती है। इन लोगों में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। तो इल्ज़ाम हमारे सर पे मंडला जाता है कि आपकी वजह से, लेकिन सब आप देख रहे हो, पूरा गुजरात देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन किसकी बीजेपी की बी टीम है। और वो तो अब बयानों से भी पता चल रहा है आपको। आप सब समझदार हैं, हम लोग को भी पता चल रहा है कि कौन बराबर इससे बी टीम का काम निभा रहा है बीजेपी का। तो खैर मैं तो वो नहीं बोलता कोई बी टीम है सी टीम है। हर इंसान को डेमोक्रेसी में संविधान ने अधिकार दिया है कि आप चुनाव लड़िए, हर पॉलिटिकल पार्टी को। हम भी एक मंशा से आए हैं कि हमको भी चुनाव लड़ना है गुजरात के अंदर, सूरत में भी लड़ेंगे। और वसीम साहब तो है कैंडिडेट यहाँ के, इनको असद साहब ने घोषित किया है पिछली मरतबा जब आए थे। तो सूरत इससे वसीम कुरैशी साहब लड़ेंगे चुनाव, और मुख्तलिफ जगहों से लड़ेंगे। और सूरत में मेरे को यकीन है और उम्मीद है कि लोग हमको असद ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल करेंगे और अपनी दुआओं से मोहब्बत से नवाजेंगे, और हमको सूरत में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। वरिष्ठ भाई, ये अक्सर जब चुनाव आते हैं तभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के शौकत अली साहब ने हिंदू समाज को लेकर, हिंदुत्व को लेकर काफी टिप्पणी की है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शौकत साहब ने जो कहा उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म के खिलाफ मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात का जवाब दिया है कि उसने ऐसा कहा था, तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया है। अब उस जवाब के लिए पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर किया है। अब जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो फॉलो करेंगे, कानून का पालन करते हुए काम करेंगे। पर मैं किसी को सपोर्ट किए बिना या किसी की किए बिना आपसे सवाल करता हूँ। जैसा आपने हिंदू मुसलमान की बात की ना, उस पर जवाब दे रहा हूँ आपको। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर से 20 मिनट के डिस्टेंस पे भाजपा का सांसद प्रवेश वर्मा खड़े होकर खुले मंच से सबको कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। अब जिस संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बने, वहां से खड़े रह के वो आवाज लगाते हैं जो असंवैधानिक है, पूरा उल्लंघन है संविधान का। वहां से आवाज लगाते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ है? सब लोग हाथ उठाते। अब उस सांसद के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं किया। ऐसा क्यों? संविधान इक्वल है कि हमारे खिलाफ आपने किया, एफआईआर करिए, जो कोर्ट का फैसला होगा, कानून का फैसला होगा, हम सब मानेंगे। लेकिन वहां पर एफआईआर क्यों? वहीं पर विश्व हिंदू परिषद का दूसरा स्टेज लगता है, वहां से अनाउंस करता है कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। तो ये दर्शाता है ना कि संविधान तो बोलता है कि इक्वलिटी आप में बराबर है। तो फिर एक के खिलाफ तो आप एफआईआर करते हो और दूसरे को आप खुली हवा में छोड़ देते हो। तो यही बोल रहे हैं ना हम लोग इतने टाइम से कि जो भाजपा वाले, इन्होंने एक खुली तरह से मुसलमानों के प्रति जंग जैसा ऐलान कर दिया। हर रित से आप देखो, लाउड स्पीकर से शुरू किया, अजान पे आए, हमारे मदरसों पे आए, नमाज कोई पढ़ रहा था मॉल के पास रास्ते के, उसको अरेस्ट कर लिया। हिजाब तो चल ही रहा है, ज्ञानवापी चल रहा है, आपको पता है। तो हर रीत से भाजपा पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रही है चुनाव को। और उनका तो जो 2 से लेकर 360 तक पहुंच गए, ये करते करते आ गए। गाय, मंदिर, मस्जिद, दंगा, उसके सिवा काम की क्या बात करते हैं? हेल्थ पे कहाँ बात करते हैं? अगर आप आज उनको सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ गया है, जीडीपी पे, डॉलर के बनिस्बत रुपया जो इतना आगे बढ़ चुका है, 82.35 चला गया, 100 भी क्रॉस कर देगा।
आप ये सवालों के लिए भाजपा जो सत्ता में उससे सवाल करो ये सारी चीजें कि इसका क्या जवाब है आपके पास, चीता से फांस भाग जाएंगे वो लोग। जवाब नहीं है। अब जब लोग जवाब करते हैं, हम लोग जवाब मांगते, सवाल का है, सवाल है जवाब दो। सारी चीज का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अपने असली मुद्दे पे आ जाती है। हिजाब पे आ गए, ज्ञानवापी चल रहा है, इस तरह की भाषणबाजियां हो रही। धर्म सांसद में कितनी भाषण दिया, धर्म सांसद में तो क्या क्या बोल दिया था। बच्चों को धर्म सांसद लगता है क्यों? ताकि आप उसको गीता का पाठ पढ़ाओ, मगर वहां पर खड़े होकर भाषण दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड दिया जाता है जैसे, और उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ होती। अगर किसी को समझो भूले चूके अगर अरेस्ट भी कर लिया तो एक दिन में जमानत पे आ जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं ना, कायदे कानून का पालन करना सबका अधिकार, सबको करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर सबके लिए बराबर कानून, इक्वालिटी हो। चुनाव है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा पूरे गुजरात में चुनाव लड़ेगी, सूरत से भी लड़ेंगे। और इसी सिलसिले में आज सूरत में हमारा ऑफिस का ओपनिंग भी था, दारुस्सलाम का। वसीम साहब है हमारे साथ, पार्टी के गुजरात प्रेसिडेंट साबिर काबलीवाला साहब है, तो ओपनिंग किया है सूरत की। आपके साथ बात कर रहा हूँ। अभी शाम को हमारा एक जलसा है, तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे, आप सब जलसे में आइए, हम अपनी बात रखेंगे पब्लिक के सामने। देखिए ये तो डिसाइड करती है पार्टी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है साबिर काबलीवाला साहब। तो जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि लड़ने जैसा है तो डिसाइड करके वहाँ लड़ते हैं चुनाव। इसलिए कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, ये सब आपके सामने पेश कर दिया जाएगा एक बार इलेक्शन की डेट तो डिक्लेयर हो जाए। फिलहाल तो जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने डिक्लेयर करके गए थे वो कैंडिडेट्स हैं, और एक दो कैंडिडेट के नाम आपको दिए जाएंगे। उसको फेज वाइज कैंडिडेट्स। 27 साल से बीजेपी सत्ता में, हम नहीं लड़े चुनाव। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं करता, मैं गुजरात पे आ गया हूँ। उसके पहले 30 साल कांग्रेस पार्टी थी। ये 27 साल हम नहीं लड़े तो क्यों बीजेपी जीती? हम सूरत के अंदर जब कॉरपोरेशन चुनाव आया वो भी नहीं लड़े, क्यों बीजेपी जीती? किसने किसका वोट काटा है तो सब देख रहे हैं। अब मुझे मेरी जानकारी से पता चला है अभी कि जो माइनॉरिटी के कुछ कॉरपोरेटर थे यहाँ पर मुस्लिम, वो भी हार गए। किसकी वजह से हारे? हम नहीं लड़े ना, आम आदमी पार्टी लड़ी। इनमें ताकत नहीं है, कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इल्जाम हम पे लगाया जाता है। मगर मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। 2019 का चुनाव आया पार्लियामेंट का, मजलिस हमारी जो पार्टी है एमआईएम 3 जगह पे पूरे हिंदुस्तान में लड़ी। हैदराबाद से असद ओवैसी साहब लड़े, बिहार से अख्तर ईमान साहब लड़े, और औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील साहब लड़े। 3 जगहों पे लड़े और हम 2 जगह पे कामयाब हुए, हैदराबाद, औरंगाबाद। औरंगाबाद में हमने उसको हराया जो 25 साल से वहां पर सिटिंग एमपी था, जो सेना और भाजपा का कैंडिडेट था। तो हम में हराने की ताकत है, क्षमता है, और हमको यकीन है कि जिस तरह कॉरपोरेशन के चुनाव में 40 दिन के वक्फे में हमको लोगों ने, गुजरात की आवाम ने मोहब्बत से नवाजा और हमारे 26 कॉरपोरेटरों को जिताया, इसी तरह आज लोग चाहते हैं कि असद ओवैसी, आज उनकी आवाज़ है। आज अगर देखो आप मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ा हुआ वर्ग की, पूरे देश के अंदर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई इनकी तरफ से लड़ता है और कोई आवाज़ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो क्यों उसका साथ नहीं देंगे लोग? चांस देके देखो एक बार, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप हम पे भरोसा करोगे तो आपको निराशा नहीं। આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા વારસ પઠાણે કહ્યું કે દિલ્હીમાં લોકોને વીજળીના ગેરંટી કાર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ ગેરંટી નથી લેવી તેવા ફોર્મ ભરાવવામાં આવી રહ્યા છે। ભાજપ નફરતની રાજનીતિ ફેલાવી રહ્યું છે। પહેલા હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે અંતર કરવામાં આવ્યો હતો, હવે રોટી અને પરાઠા જેવી ખાવાની વસ્તુઓ પર પણ રાજનીતિ થઈ રહી છે। પરાઠા પર ટેક્સ લગાવવામાં આવ્યો છે। આ શું સાબિત કરે છે? અમે વિકાસની રાજનીતિ કરવાના છીએ। અમે સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ પર ભાર મૂકી રહ્યા છે, જ્યારે ભાજપ કોંગ્રેસ સહિતના પક્ષો આવી પાયાની કોઈ વાત જ કરતું નથી।